हेलो दोस्तों, आज हम लोग ठोस अवस्था चैप्टर का वीडियो नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले 2 वीडियो हो चुके हैं, तो जो भी बच्चे वो नहीं देखे हैं पहले वो देख लें, फिर उसके बाद इस वाले वीडियो में आ जाए। पहले वीडियो में हम लोगों ने ठोस अवस्था के बेसिक्स, मतलब उसकी जो स्टार्टिंग टॉपिक क्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय ठोस, वर्गीकरण आदि को पढ़ा। दूसरे वीडियो में हम लोगों ने क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोसों में वर्गीकरण किया और एकक सेल के प्रकार पढ़े कि वो सरल घनीय सेल, अंतः केंद्रित घनीय सेल, अंत्य केंद्रित घनीय सेल और फलक केंद्रित घनीय सेल होते हैं। और वीडियो जो थर्ड है वो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज का क्लास जो है वो ज़्यादातर व्यंजक नुमा है, मतलब जिसमें हम लोग व्यंजकों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो अलग अलग तरह के घनीय सेल अलग अलग तरह की संकुलन दक्षता रखते हैं। तो क्या होता है संकुलन दक्षता या पैकिंग एफिशिएंसी, इसको डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक क्या है, तो संकुलन दक्षता। क्या है संकुलन दक्षता? इंग्लिश में बोलते हैं बेटा पैकिंग एफिशिएंसी। क्या बोलते हैं इसको? पैकिंग एफिशिएंसी। अब यार हम लोग किसी भी जगह जा रहे होते हैं तो यार बैग पैक करते हैं कि नहीं करते हैं, है ना? तो बैग में अपना सामान डालते हैं, है ना? कुछ लोग ये पैकिंग में अच्छे होते हैं, कुछ लोग बुरे होते हैं। अब जिसकी 2 बहनें हैं, जैसे मेरी 2 बहनें हैं, तो मैं बड़ा एडवांटेज उठाया हूँ उस चीज़ का कि पैकिंग करना नहीं आता, तुम कर दो, है ना? और वो कर देते हैं बढ़िया, सेट करके एक बैग में बढ़िया सामान आ जाता है। मान लो गलती से मुझे करना पड़ जाए तो उसमें क्या होता है कि पैक कर दिए तो बैग बाहर से बता रहा होता है कि किसी नॉन एक्सपीरियंस ने पैक किया है, अंदर में बड़ा सारा जगह छूट जाता है और सामान भी कम आता है ना। एक बहुत ही अच्छा कैरेक्टर होता है हमारे यहाँ पर, क्या, कंडक्टर। कंडक्टर जानते हो? बहुत बढ़िया पैकिंग एफिशिएंट आदमी होता है ना। वो क्या करता है, एक बस में जिसमें 40 आदमी आने हैं उसमें 70 चढ़ा देता है ना। और बंदा इतने खतरनाक पैक रहता है कि इस तरफ मुंह करके खड़ा है तो ऐसे नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे किसी और का कंधा है ना। तो पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब ये कि अच्छे से पैक कर देना, और पैक करना का मतलब कहीं पर कोई गैप ना छूटे, है ना। तो पैकिंग एफिशिएंसी है क्या, तो किसी भी एकक सेल में कितना ज़्यादा से ज़्यादा स्थान कणों ने घेर रखा है वही क्या कहलाएगी, उसकी संकुलन दक्षता। ठीक है, अगर अधिक प्रतिशत में कण घेर रखे हैं तो उसको बोलेंगे कि दक्षता अधिक है, और अगर कम प्रतिशत में कण घेर रखे हैं तो बोलेंगे कि दक्षता क्या है, कम है। तो बस इस तरह से हम लोग इसको समझेंगे संकुलन दक्षता को। इसका सूत्र क्या होता है, तो संकुलन दक्षता का सूत्र होता है, संकुलन दक्षता बराबर होता है एकक सेल में कणों द्वारा घेरा गया आयतन बटे एकक सेल का कुल आयतन गुणा 100। ठीक, वो ठीक प्रतिशत निकालने टाइप का, प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणा 100। कण कितने घेरे हैं ऊपर लिखना है, एकक सेल का कुल आयतन कितना है वो लिखना है, गुणा क्या कर देना है, 100। अगर तुम ये एकक सेल में कणों द्वारा घेरा गया आयतन निकालना चाहो तो इसको इस तरह निकाल सकते हो, क्या, एकक सेल में कणों की संख्या, सेल में कणों की संख्या गुणा एक कण द्वारा घेरा गया आयतन। क्या, एकक सेल में कणों की संख्या, कणों का कुल आयतन को एक कण द्वारा घेरे गए आयतन से अगर एकक सेल में कणों की संख्या से गुणा कर दें तो एकक सेल का कुल आयतन निकल जाएगा। सॉरी, एकक सेल में कणों द्वारा घेरा गया कुल आयतन निकल जाएगा। नीचे लिखना है एकक सेल का कुल आयतन, जैसा है ऊपर वाले स्टेप में, गुणा क्या होगा, 100।
इसको संकुलन दक्षता या पैकिंग एफिशिएंसी कहते हैं। ये सूत्र याद रखना है हमको। संकुलन दक्षता का सूत्र क्या है, तो यही वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। एकक सेल में कणों की संख्या गुणा एक कण द्वारा घेरा गया आयतन बटे एकक सेल का आयतन गुणा क्या हो जाएगा 100। अब इसको हम लोग को किसके लिए निकालना है, सभी प्रकार के एकक सेल के लिए। पहला क्या होता है, सरल घनीय सेल। दूसरा क्या होता है, फलक केंद्रित घनीय सेल। तीसरा क्या होता है, अंतः केंद्रित घनीय सेल। इस क्रम में निकालेंगे हम लोग एक एक करके। तो पहला ले लेते हैं, पहला क्या है, सरल घनीय सेल। तो मैं एक न्यू पेज ले लेता हूं और उसमें हम लोग एक सरल घनीय सेल के लिए संकुलन दक्षता निकालेंगे। हेडिंग लगा लेते हैं संकुलन दक्षता, और वो किसके लिए, किसी SCC के लिए, मतलब सरल घनीय सेल के लिए। ठीक, तो कोई भी घनीय सेल अगर आद्य अवस्था में है, इसका मतलब सरल घनीय सेल है, तो वो क्या होता है, तो एक ऐसा घनीय सेल, ठीक, थोड़ा सा इसको मैं डार्क कर ले रहा हूं। चलो, ये एक घनीय सेल है, दिखाई दे रहा होगा। अगर ये एक सरल घनीय सेल हो तो हम लोग इसमें कणों को विशेष अवस्था में रखेंगे। कहां पर, केवल किनारों पर, ऐसे यूं। ठीक है, वास्तविकता में कण इस तरह रहेंगे क्या, नहीं, कण तो एक दूसरे को पूरी तरह से ऐसे टच कर रहे होंगे। नहीं, ये पहले 4 कण हैं, 1 2 3 4, तो ये 1 2 3 4, तो अगले 4 कण इसके ठीक ऊपर होंगे, 1 2 3 और 4, सब एक दूसरे को डायरेक्ट कांटेक्ट में होंगे। बट आकार बताने के लिए हम लोग घनीय अवस्था में इस तरह से ले लेते हैं, है ना। तो इसमें हम लोग जो इनिशिएट करेंगे कुछ इस तरह से करेंगे। माना एक सरल घनीय सेल, एक सरल घनीय सेल जिसकी कण की त्रिज्या कैपिटल R व घन की भुजा स्मॉल a। हमने ये माना कि जो कण है उसकी त्रिज्या कितनी है, R है, और ये आपस में जो मिलकर घन बना रहे हैं उसकी भुजा कितनी है, A। ठीक है, ऐसा हम लोगों ने मान लिया कि वहां भुजा का जो साइज है वो A है और जो कण की त्रिज्या है वो कितनी है, R है ना। ठीक, हम लोग क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं, सरल घनीय सेल की संकुलन दक्षता, पैकिंग एफिशिएंसी, ये निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो अब हम इसके आगे क्या सॉल्व करेंगे, सरल घनीय सेल में कणों की संख्या, है ना, सरल घनीय सेल में कणों की संख्या निकालते हैं ना। तो लास्ट क्लास हम लोगों ने विभिन्न अवस्था में कणों का हिस्सेदारी ये निकाला था, है ना। अब अगर कण किनारे पर हो तो उसका कितना हिस्सा अंदर होता है, 1/8। ठीक, अगर कण कोर पर हो तो उसका कितना हिस्सा अंदर होता है, 1/4। अगर कोई कण फलक पर हो तो उसका कितना हिस्सा अंदर होता है, 1/2। और अगर कोई कण केंद्र में है तो उसका कितना हिस्सा अंदर होता है, 1। जिन लोगों ने भी ये नहीं देखा है वो पिछले वीडियो में एक बार उसे देख लें, तभी इसको अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक, तो कण यहां पर केवल क्या है, सरल घनीय सेल में कण केवल कहां पर है, किनारों पर ही है। तो अगर किनारों पर है तो किनारों पर कितने कण हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कुल मिलाकर 8 कण हैं और प्रत्येक कण का हिस्सा कितना होता है, 1/8। तो कणों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1। ठीक है, कणों की संख्या कितनी हो गई, 1। अच्छा, अतः अगर हम आगे सॉल्व कर रहे हैं संकुलन दक्षता
तो संकुलन दक्षता का क्या सूत्र पढ़ा अभी, है ना, एकक सेल में कणों की संख्या, सेल में कणों की संख्या गुणा एक कण का आयतन बटे एकक सेल का आयतन गुणा क्या होता है 100। ठीक है, क्या होता है, एकक सेल में कणों की संख्या एक कण का आयतन, है ना, बटे एकक सेल का आयतन गुणा 100, ऐसा होता है। तो एकक सेल में कणों की संख्या कितनी है भाई, 1, तो इसको 1 रख देते हैं। एकक सेल में कणों की संख्या है कितनी, 1, तो यहां पर मैंने 1 रख दिया इसके लिए, इंटू एक कण का आयतन। अभी देखोगे प्रत्येक कण गोले हैं, प्रत्येक कण क्या है, गोले। और बताओ गोले का आयतन क्या होता है, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब 4/3 पाई आर की घात 3। और ये क्या है, घन, और घन का आयतन क्या होता है, भुजा गुणित भुजा गुणित भुजा, भुजा की घात 3। क्या होता है, घन का आयतन भुजा गुणित भुजा गुणित भुजा, क्या होता है, भुजा की घात 3। तो a की घात क्या हो जाएगा, 3, है ना, भुजा a है तो a की घात क्या हो जाएगा, 3। अब अगर किसी भी भुजा में देख रहे हैं हम, जैसे कि 2 कण हैं और 2 कण मिल करके क्या बना रहे हैं, एक भुजा बना रहे हैं। देखो इस तरह से यहाँ पर तुम देख पा रहे हो कि 2 कण हैं, एक कण और एक कण, ऐसे 2 कण मिल जाएं तो भुजा बना लेंगे ऐसे। यहां से यहां तक की दूरी है r, यहां से यहां तक की दूरी है r, पर दोनों कणों के केंद्रों को मिला दें कुछ इस तरह से, यहां से यहां, तो ये दूरी क्या है, ये दूरी है a। दिख रहा है क्लियर, वो दूरी क्या है, a। तो चूंकि a बराबर है 2r, a बराबर क्या है 2r, क्लियरली दिख रहा है ना। कण आपस में जुड़कर जब सरल घनीय सेल बना रहे हैं तब उस केस में a जो भुजा है वो 2 कणों से मिलकर के बना है, तो 2 कणों के केंद्रों की दूरी ही भुजा की लंबाई है, तो a बराबर 2r है। तो अगर हम लोग संकुलन दक्षता इसको ईटा से ऐसे प्रदर्शित कर सकते हैं, ईटा बराबर लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन इंटू 100, यहाँ होगा, है ना, अपॉन a की जगह क्या रखेंगे 2r, 2r का क्या हो जाएगा क्यूब, इंटू क्या हो जाएगा 100। समझ आ रहा है, 4/3 पाई आर क्यूब ये सेम रखा, एक का गुणा तो कुछ नहीं होता, a बराबर 2r रख दिया, 2r का क्यूब हो जाएगा। अब बस इसको हम आगे अगर सॉल्व कर लें तो कहानी खत्म है। यहां ध्यान देना, ईटा बराबर क्या था 4/3 पाई आर का क्यूब अपॉन 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, आर का क्यूब आर क्यूब इंटू क्या हो जाएगा 100। ठीक है, इसमें से क्या कट गया, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल। ठीक, अभी हम चाहें तो 4 दूनी 8 कर सकते हैं, ऐसे 4 दूनी क्या कर सकते हैं 8। ठीक, तो ये ईटा बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर बचा 1, नीचे, अच्छा 1 के साथ साथ वहां पर क्या है पाई भी है, पाई क्या होता है 3.14, 3.14 या 22/7 होता है पाई का मान। ठीक, आर ये 2 और 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 इंटू क्या हो जाएगा 100। अब इसको अगर भाग देना है तो भाग दे सकते हैं हम लोग, कैसे 6 एकम और ये 6 पंचे 30 हो जाएगा। ठीक, फिर बचा 1, 6 दूनी 12, बचा कितना 2, तो 6 तिया 18, 6 तिया 18, अब वो वैसे ही रहेगा। 100 का गुणा करेंगे तो एफिशिएंसी आ जाएगा 52.33%। तो इसका मतलब लगभग 52% भाग किसी सरल घनीय सेल में
भरा होता है और शेष भाग क्या होता है, खाली होता है। संकुलन दक्षता का 52.33% होना यह बताता है कि 52.33% किसी सरल घनीय सेल में भरा होता है और शेष भाग क्या होता है, खाली होता है। ठीक, तो ये संकुलन दक्षता है सरल घनीय सेल का। ठीक, इसमें अंतः केंद्रित घनीय सेल और फलक केंद्रित घनीय सेल, इन दोनों के भी प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक, तो सरल घनीय सेल कर लिए। मेन क्या स्टेप्स है, पहला स्टेप है कणों की संख्या ज्ञात करो, फिर आर आर में रिलेशन निकालो। इसको तुम सेकंड स्टेप भी कर सकते हो, किसमें आर आर में रिलेशन निकालो, फिर सूत्र में मान रख दो, है ना। जो भी आएगा उस सूत्र में मान रखने के बाद सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद जो भी आएगा उसी को क्या कहते हैं हम, संकुलन दक्षता। ये किसके लिए निकाल लिया हम लोगों ने, सरल घनीय सेल के लिए। तो अगला निकालेंगे वो किसके लिए, तो फलक केंद्रित घनीय सेल के लिए। फलक केंद्रित घनीय सेल, इसके लिए हम निकालेंगे क्या, संकुलन दक्षता। अब इसमें मैं एक घन ले रहा हूं, मान लेते हैं घन है जिसमें कण कहां पर है, तो किनारों के साथ साथ फलक पे भी है। किनारों के साथ साथ कहां पर है, फलक पर भी है। हम इसको पढ़ रहे हैं FCC के लिए, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल के लिए। तो चलो भाई इसमें कण भर देते हैं हम लोग। कहां पे कणों को रखना है, किनारों पर तो रखना ही रखना है। यूं पहले किनारों पर रख दिया। अब उसके बाद कुल कितने फलक होते हैं किसी भी घन में, 6। तो यहां एक रखेंगे, यहां एक, इधर एक, ऊपर एक, नीचे एक, पीछे एक और आगे एक। तो कुल मिलाकर के 6 फलक, तो 6 फलकों में रख दिया गया, है ना। बेटा इसको थोड़ा ध्यान देना कि अगर हम इसको देखें तो ये कुछ ऊपर से, टॉप व्यू से देखो, क्या दिखेगा, बीच में एक कण है, यहां एक कण है, इधर एक कण है, यहां एक कण है और यहां एक कण है। ठीक है, इसको हम इस तरह बना सकते हैं। अगर हम चाहें तो परफेक्ट स्फेयर्स भी ले सकते हैं। रुको मैं परफेक्ट स्फेयर ले रहा हूं तो उससे तुमको ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा। इसके लिए मैं क्या करता हूं, परफेक्ट स्फेयर लेने के लिए मैं यहां से एक वृत्त ले रहा हूं, है ना, नॉर्मल वृत्त, यूं। अब क्या हाथ से ड्रॉ करने से कभी भी पूरी तरह से परफेक्ट ड्रॉ करना मुश्किल होगा, है ना। तो इसमें अपन लोग कोई भी एक कलर डाल देते हैं, चलो व्हाइट कलर का, ऐसा मान लेते हैं एक कण है। ठीक, अब इसके हम कुछ दोस्त बना लेते हैं, यूं। कुछ हद तक हम लोग ये समझ गए। अब देखो यहां पर क्या है, जो कण है वो आपस में मिलेंगे, है ना, यूं। ये यहां से इसको मिला दें, इसको इससे मिला दें, यूं यूं। तो ऊपर से देखने पर टॉप में ऐसी 1 2 3 4 5 दिख रहा है, सेम ऐसी दिख रहा है ना। अब अगर घन की भुजा ए है तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, ए, और कण की त्रिज्या कितनी मान लेते हैं हम, r। तो कण की त्रिज्या r है का मतलब यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, r है। कण की त्रिज्या केंद्र से किनारे की दूरी क्या है, त्रिज्या है ना, तो वो r है। ठीक है, इसको मैं अभी साइड कर दे रहा हूं। ठीक, उसका यूज करेंगे, है ना। तो हम क्या निकालने वाले हैं,
संकुलन दक्षता, वो किसके लिए? किसी फलक केंद्रित घनीय सेल के लिए। तो कैसे निकालेंगे? 3 स्टेप में पहले क्या करेंगे? फलक केंद्रित घनीय सेल में कणों की संख्या निकाल लेंगे। फिर क्या करेंगे? फिर फलक केंद्रित घनीय सेल में कण की त्रिज्या और घन की भुजा के बीच संबंध निकालेंगे। फिर संकुलन दक्षता के सूत्र में मान रख देंगे और इस तरह से हमारा जो टॉपिक है वो निकल आएगा। ठीक है, तो चलो इनिशिएट करते हैं, शुरू करते हैं। शुरू में हमने क्या लिया? माना एक फलक केंद्रित घनीय सेल, ऐसे लिखेंगे, माना एक फलक केंद्रित घनीय सेल जिसमें कण की त्रिज्या कैपिटल आर व घन की भुजा स्मॉल ए है। ये मेंशन किया, कण की त्रिज्या कितनी है? कैपिटल आर है और घन की भुजा कितनी है? स्मॉल ए। ठीक, ये हमने मान लिया है यहां। ठीक है, अब कण की त्रिज्या कैपिटल आर है, घन की भुजा स्मॉल ए है। अब इसमें हम लोग पहला चीज क्या निकालेंगे? कणों की संख्या। अतः फलक केंद्रित घनीय सेल में कणों की संख्या। अब कण कहां पर है? ध्यान दें, कण न केवल किनारों पर है बल्कि फलक के केंद्र में भी है। अब हिस्सेदारी में क्या पढ़े थे? किनारों की हिस्सेदारी कितनी होती है? 1/8 की, और केंद्र की फलक की हिस्सेदारी कितनी होती है? 1/2 की, है ना। मतलब कोई कण फलक पर है तो उसके आधा अंदर है, और कोई कण किनारे पर है तो उसका 1/8, है ना। तो कणों की संख्या निकालेंगे तो क्या होगा? 8 गुणा 1/8। क्यों? क्योंकि 8 कण किनारों पर है। देखो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कण, ये कहाँ पर है? किनारे पर। फलक पर कितने हैं? तो 1 2 3 4 5 और 6 कण फलक पर है। तो उसके लिए हम लोग 6 गुणा 1/2 लिखेंगे। तो कितना हो जाएगा? 1 धन 3, मतलब कुल कणों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। सरल घनीय सेल में कणों की संख्या कितनी होती है? 1। यहां पर कितनी होती है? 4। अब कण की त्रिज्या व घन की भुजा में संबंध। क्या पढ़ने वाले हैं? कण की त्रिज्या व घन की भुजा में संबंध। अब इसके लिए अगर हम लोग एक फलक को चिन्हांकित करें ए बी सी डी, ठीक, यहां से यहां तक घन की भुजा है, और यहां से मैं एक रेखा खींच लेता हूं कुछ इस तरह का, ए से सी को मिलाने वाला, यूं। ठीक, तो इसको इस तरह से ले लें कि घनीय एकक सेल, घनीय एकक सेल के फलक ए बी सी डी में त्रिभुज ए बी सी में, अब ये ए बी सी डी कहां पर है? तो ऊपर वाले फलक को चिन्हांकित कर लेते हैं ए बी सी डी। तो यहां पर हम लोग एक ऐसे विकर्ण जैसे मिलाएं। समझ आ रहा है? तो यहां पर हम क्या लगा सकते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। कुछ लोगों को थोड़ा सा दिक्कत होगा बेटा, बट डेरिवेशन है ना, और हमारे सिलेबस में है तो उसको अच्छे से पढ़ना जरूरी है। तो पाइथागोरस तुम लोग ध्यान दोगे तो एकदम समझ में आएगा। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो वहां पर अगर हम लोग
AC का वर्ग निकालें, क्या कर्ण है ना AC, ये कर्ण है, क्या है AC, AC का वर्ग निकालें तो क्या निकलेगा AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, ऐसा होगा। तो यहां से अगर तुम AC निकालोगे तो इधर वर्गमूल लग जाएगा, ठीक है, इधर AC निकालोगे तो इधर वर्गमूल लग जाएगा। AB का मान कितना है, AB घन की भुजा है, एक भुजा है, ये A होगी तो A का वर्ग, दूसरा BC भी घन की भुजा है तो वो भी A होगी तो A का वर्ग, क्योंकि घन की सभी भुजाएं बराबर होती है ना, घन तो उसी को कहते हैं जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो AB अगर A है तो BC भी A है, तो A वर्ग हो जाएगा, AC बराबर हो जाएगा वर्गमूल 2 A का वर्ग, तो AC बराबर हो जाएगा वर्गमूल 2 गुणा A। ठीक, चलो भाई इसको हम लोग समीकरण 1 ऐसा ले लेते हैं। यहां तक आया समझ में? हमने दो काम कर लिया, पहला फलक केंद्रित घनीय सेल में कणों की संख्या ज्ञात कर ली और दूसरा A निकाल लिया, है ना। अभी चूंकि AC बराबर A से C के बीच में क्या है, ये कण का आधा है, ये पूरा कण है और इस कण का आधा है, ठीक है। हम इसको लिख सकते हैं, देखो यहां से यहां तक की दूरी अगर हम इसको मार्क करें, है ना, यहां से यहां तक की दूरी कितने के बराबर है, R के, कण की त्रिज्या के। यहां से इस सेंटर तक का R होगा, यहां से यहां तक का R होगा, यहां से यहां तक का भी R होगा, तो R प्लस R प्लस R प्लस R। ठीक, चूंकि AC बराबर कितना आ रहा है 4R, AC बराबर क्या आ रहा है 4R, इसको ले लिया समीकरण क्या 2, तो समीकरण 1 हुआ 2 से, समीकरण 1 हुआ, समीकरण 2 से देखें तो यहां भी AC बराबर वर्गमूल 2 है, यहां AC बराबर 4R है, तो वर्गमूल 2 गुणा A बराबर क्या आ जाएगा 4 इंटू R। समझ आया? यहां से A बराबर अगर लिखे तो इसको लिख सकते हैं 2 वर्गमूल 2 गुणा कैपिटल R। जिस भी बच्चे को नहीं समझ आ रहा है तो 4 को 2 गुणा 2 लिख सकते हैं और 2 को वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 लिख सकते हैं। वर्गमूल 2 का 2 बार गुणा करने से 2 आ जाएगा, तो एक वर्गमूल 2 कट जाएगा तो 2 वर्गमूल 2 बच जाएगा। समझ आया? एक बार फिर से 4 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 2 और 2 को वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 लिख सकते हैं। इधर के वर्गमूल से कट जाएगा तो 2 वर्गमूल 2 बच जाएगा। ठीक, इसको ले लेते हैं समीकरण 3। ये हमको जरूरत थी, हमको जरूरी था क्या, A बराबर 2√2R मतलब कण की त्रिज्या और घन की भुजा में संबंध और दूसरा कणों की संख्या। ठीक, अब ये दोनों निकल गया तो हम क्या कर सकते हैं, मान रख सकते हैं संकुलन दक्षता में रख देते हैं। क्या होता है संकुलन दक्षता का फॉर्मूला, हमने पढ़ा है ना, एकक सेल में कणों की संख्या गुणा क्या लिखेंगे, एक कण का आयतन बटे एकक सेल का आयतन गुणा में क्या लिखेंगे बेटा 100। सिंपल फॉर्मूला है, बार बार यूज कर चुके हैं, अब तो ध्यान भी आ गया होगा। ठीक, एकक सेल में कणों की संख्या कितनी आई हमारी, वो आई 4, अभी अभी किया था ना। एकक सेल में कणों की संख्या कितनी आई, 4 आई। ठीक, समझ आ रहा है? बस आगे एक कण का आयतन, कण क्या है गोलाकार है और गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई R क्यूब, 4/3 पाई R क्यूब, R की घात 3 अपॉन घन के एकक सेल का आयतन क्या होगा A की घात 3 गुणा क्या लिखेंगे हम यहाँ पे 100। ठीक, अभी अभी हम लोगों ने AR रिलेशन निकाला, क्या था AR रिलेशन, A बराबर 2√2R था, है ना। तो यहाँ पे रख सकते हैं 4 इंटू 4 हो जाएगा बेटा 16/3 ले लो
पाई का मान 3.14 इंटू r⁻³ अपॉन में हम इसको लिख सकते हैं 2√2 r का होल पावर 3 की घात 3 गुणा 100। ठीक है, अब ये 16/3 16/3 इंटू 3.14 इंटू r³ हो गया अपॉन 2 की घात 3 क्या होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा 8 इंटू वर्गमूल 2 है, वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 कितना होगा, वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 2, और एक और वर्गमूल 2 होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 वर्गमूल 2 गुणा क्या हो जाएगा r³। तो क्लियरली हम देख रहे हैं कि r³ से r³ कैंसिल हो जाएगा। अब ये 8 दूनी 16 है, 8 दूनी 16 से ये 16 भी कैंसिल हो जाएगा। बच क्या रहा है, बच रहा है ऊपर 3.14, नीचे क्या बच रहा है 3 गुणा वर्गमूल 2, साथ में 100 का गुणा तो है ही, गुणा 100। अब इसको सॉल्व करना है तो कभी भी वर्गमूल नीचे होगा तो वर्गमूल 2 का मान 1.414 होता है, तो वो मान नीचे रख के भाग दोगे तो काफी कठिन हो जाएगा। ऐसी अवस्था में जब वर्गमूल नीचे हो तो सिंपल सा ट्रिक है कि ऊपर नीचे वर्गमूल 2 का गुणा कर दो, है ना, ऊपर और नीचे किसका करो, वर्गमूल 2 का गुणा कर दो। किसी भी समान राशि का हम किसी राशि में अंश और हर में एक साथ गुणा कर सकते हैं, उससे राशि में कोई परिवर्तन नहीं आता है। अब अगर हम ऐसा करते हैं तो ऊपर तो रहेगा 3.14 गुणा वर्गमूल 2 का मान कितना होता है 1.414, चलो गुणा एक और चीज है 100 बटे नीचे वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 हो जाएगा, और 2 तिया कितना हो जाएगा 6, वर्गमूल 2 गुणित वर्गमूल 2 कितना हो जाएगा 2, और 2 तिया क्या हो जाएगा 6। अब 6 से काटना लगभग आसान है, तो 6 एकम काट दिया, है ना, 6 पंचे 30, 6 दूनी 12, फिर 2 तिया तिया, ठीक है, और वो 3 3 3 3 रहेगा। अब इसका गुणा कर देते हैं, 0.5233 गुणा 1.414। अब इन दोनों का अगर गुणा कर लें तो क्या है 0.5233 गुणा 1.414, तो 4 तिया 12 का 2 हाथ मिलाया 1, 4 तिया 12 और 1 13 का 3 हाथ मिलाया 1, 4 दूनी 8 और 1 9, और 5 चौक 20, ये हुआ। कट करेंगे 1 का गुणा करेंगे तो ये 3 3 2 और 5 होगा, फिर 2 कट, फिर 4 का गुणा है तो 2 3 9 0 2, फिर कट कट कट, फिर से लिखेंगे 3 3 2 और 5, ठीक है। अब इसको जोड़ देंगे 2 3 3 6, 9 और 5 9 और 5 14 का 4 हाथ मिलाया 1, 2 और 1 3 3 3 6 और 3 9, फिर 2 और 5 7 7 और 9 16 16 17 18 19 का 9 हाथ मिलाया 1 1 और 2 3 और ये तो कितने बाद दशमलव लगेगा, इधर 3 अंक है इधर 4 अंक है, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 0.7399 हुआ। तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो 0.7399 गुणा 100, ये हो जाएगा 73.99 या लगभग 74%। तो फलक केंद्रित घनीय सेल में जो संकुलन दक्षता होती है वो 74% के आसपास होती है। तो इसका मतलब इसकी संकुलन दक्षता सरल घनीय सेल से क्या होती है, अधिक होती है। सरल घनीय सेल से संकुलन दक्षता क्या होगी, अधिक होगी, किसकी, फलक केंद्रित घनीय सेल की। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हमने किसका निकाल लिया, 2 का निकाल लिया। पहले निकाल लिया किसका, सरल घनीय सेल का। सरल घनीय सेल की दक्षता कितनी है, 52.33%। और अगला मैंने क्या निकाला, फलक केंद्रित घनीय सेल का, और फलक केंद्रित घनीय सेल की दक्षता कितनी होती है, तो 74%, 79.33% के लगभग होती है। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ेंगे क्या,
अगला वाला टॉपिक वो क्या होगा, संकुलन दक्षता। किसके लिए संकुलन दक्षता, तो बीसीसी के लिए। इसका मतलब अंतः केंद्रित घनीय सेल के लिए संकुलन दक्षता। अब फिर वही काम करना है, क्या क्या करना है, पहला कणों की संख्या ज्ञात करना है, दूसरा क्या करना है, ए और आर में रिलेशन निकालना है, कण की त्रिज्या में और घन की भुजा के बीच में संबंध निकालना है, फिर संकुलन दक्षता के सूत्र में मान रखना है। सेम प्रोसेस 3 स्टेप का दोहराव तुम्हारा बन जाएगा। ठीक, इसके लिए मैं सबसे पहले क्या ले रहा हूं, एक घन ले रहा हूं। हमारे पास एक सपोज घन है ऐसा, अब इसमें अगर हम कण भरने चले जाएं तो हमारे पास कण कहां पे होते हैं, न केवल किनारों में होते हैं बल्कि केंद्र में भी होता है। बीसीसी मतलब अंतः केंद्रित घनीय सेल। बीसीसी मतलब क्या होता है, अंतः केंद्रित घनीय सेल। कण किनारों के साथ साथ घन के केंद्र में भी होता है। तो घन के केंद्र में है कण, साथ ही साथ यहां पर किनारों पर कण है। तो अगर तुम देखोगे तो ये 4 कण नीचे हैं, ये 4 कण के ऊपर में एक कण रखा गया है और इसके ऊपर में फिर 4 कण रखे गए हैं। अब तुम बोलोगे एक कण के ऊपर में 4 कण कैसे रख सकते हैं सर, ढूल के नीचे गिर जाएगा। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि कण बहुत सारे हैं, एक लेयर में, दूसरे लेयर में, तीसरे लेयर में बड़े सारे कण हैं, तो वो सब एक दूसरे से चिपके हुए हैं, तो एक लेयर के ऊपर में दूसरा लेयर रखा जा सकता है ना। तो इसके ऊपर में अगर जैसे एक कण है, ये 1 2 3 4 ये कण है, 1 2 3 और 4, इसके बाद ये 5वां कण बीच में रखा गया है, और जो छठे कण है इसके ऊपर थोड़ा सा मैं कलर बदल ले रहा हूं ताकि तुम समझ पाओ, 6वां 7वां 8वां 9 ऐसे कण है, 6 7 8 एंड 9 ऐसे, तो 6 7 8 एंड 9। तो ये जो कण है इनमें से कौन से कण एक दूसरे को छू रहे हैं, तो जो मध्य का 5वां कण है वो नीचे के चारों कण को टच कर रहा है क्योंकि उसके ऊपर रखा है, और ऊपर के 4 कण इसे छू रहे हैं क्योंकि ये उसके ऊपर रखे हैं। तो मतलब ये कण आपस में टच हो रहे हैं, 5 कण ऊपर के चारों को टच कर रहा है और 5वां कण नीचे के चारों को टच कर रहा है। ठीक है, तो संपर्क में जो कण है वो यही है। अगर किसी भी तरह का कोई विकर्ण खींच लो तुम, है ना, कोई भी यहाँ पर विकर्ण खींच लो, जैसे कि मैं एक विकर्ण यहाँ पर खींच ले रहा हूं घन का, वो कैसे, तो मैं 8th पार्टिकल को 3rd पार्टिकल से मिला दे रहा हूं ऐसे। तो ये जो 3rd पार्टिकल और 8th पार्टिकल है, जब हम इसको मिलाएंगे तो ये 3 कण एक दूसरे के संपर्क में होंगे, है ना। जैसे कि मैं यहाँ पर अगर एक नॉर्मल स्फीयर लेकर के इसको समझूं तो हमारे पास एक गोला है, समझ जाओ, है ना। इसको चलो फिल कर लेते हैं हम। इसमें हम कोई भी कलर यूं डाल लिया, एक, अब इसका एक दोस्त बनाते हैं और एक दोस्त बना लेते हैं। ये 3 कण, तीनों कण एकदम एग्जैक्ट सेम साइज के हैं, एक दूसरे के कॉपी हैं, ठीक है। और ये 3 कण जो हैं वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, तीनों कण एक दूसरे के संपर्क में। तो ये कोई भी कण हो सकते हैं, कौन से कण, 3 5 और 8 ऐसे हो सकते हैं। यहाँ पे अगर हम कणों को चिन्हांकित करें तो ये कण 3 है, ये कण 5 है और ये कण क्या है, 8 है। ठीक, 3 5 और 8 ऐसा ये कण हो सकते हैं, इनको एक दूसरे के साथ जोड़ दो तो ये क्या होगा, ये जो है इस पॉइंट से उस पॉइंट का अटैचमेंट होगा। ठीक है, इस पॉइंट से उस पॉइंट का अटैचमेंट होगा। अगर हम इसको ऐसे चिन्हांकित करें घन को, A B C D E F G और H से, तो ये वाला पॉइंट कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है B, और ऊपर वाला पॉइंट कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है E।
ठीक, तो बी और ई के बीच में 3 कण हैं जो एक दूसरे के संपर्क में हैं। ठीक है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, इस वाले सेक्शन को मैं थोड़ा साइड कर दे रहा हूं, इसका यूज होगा, जब यूज होगा तब अपन करेंगे। ठीक, हम एक और घन ले लेते हैं यहां, जिसमें केवल चिन्हांकन कर देंगे, है ना, ताकि हम समझ सकें। इसको ले लेते हैं जैसा वहां लिए हैं, ए बी सी डी ई एफ जी और एच। ठीक है, आपको इतने ज्यादा डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा एग्जाम में, है ना। मुझे जरूरत पड़ी क्योंकि मुझे समझाना है। आप एक ही डायग्राम में भी करोगे क्योंकि टीचर आपका समझा हुआ होगा ना, तो वो मान लेगा। ठीक है, तो एक डायग्राम से भी बन जाएगा। मैंने क्या किया, बी से ई को मिलाया क्योंकि बी ई मुझे निकालना है, बी ई के बीच में ही 3 कण है तो वो निकालना है, तो मैंने बी ई को ले लिया। एक और पॉइंट में ले लेता हूं, एक और लाइन में यहां पर खींच लेता हूं, मैं बी डी इसको भी मिला देता हूं। किसको किससे मिला दिया, बी को डी से। ठीक, ये क्या है, एक घन है। घन की सभी भुजाएं समान होती हैं और सभी कोण कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। क्या होते हैं, सभी भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं और सभी कोण जो होते हैं वो यहाँ के ये सब 90 डिग्री के होते हैं, है ना। तो अगर मैं इस त्रिभुज को अलग से बनाऊं, त्रिभुज क्या है, ए बी डी, ये वाला जो त्रिभुज है ना, इसको अलग से बनाऊं। चलो इनिशिएट करेंगे। अगर उस चलो ठीक है, उस त्रिभुज को पहले बना लेते हैं, फिर आगे करेंगे। हमारे पास एक त्रिभुज है, समझ जाओ, एक समकोण त्रिभुज यूं, तो ये वाला पॉइंट है ए, ये वाला पॉइंट है बी, ये वाला पॉइंट है डी। ए बी क्या है, घन की भुजा है ए लंबाई की, ए डी क्या है, घन की भुजा है ए लंबाई की। तो ये जो तीसरा वाला टॉपिक है संकुलन दक्षता बीसीसी के लिए, डायग्राम देख के तुम लोग इतना तो समझ गए होगे कि ये तीनों में सबसे कठिन है और इसीलिए तीसरा नंबर भी है ना, क्योंकि इसमें काफी डायग्राम है। ध्यान देना, अंतः केंद्रित घनी सेल किसे कहते हैं, जिसमें कण न केवल किनारों पर है बल्कि केंद्र में भी है ना। अब अगर हम संकुलन दक्षता निकाल रहे हैं तो हमारा क्रम क्या होगा, ठीक, सबसे पहले कणों की संख्या निकालेंगे ना। ये डायग्राम्स हो गए, अब आगे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो हम लोग इनिशिएट करेंगे जैसा हर बार किया है। माना एक अंतः केंद्रित घनीय सेल जिसमें कण की त्रिज्या कैपिटल आर व घन की भुजा स्मॉल ए। ठीक है, कण की त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर है, और घन की भुजा कितनी है, स्मॉल ए है। अब क्या करते हैं हम लोग, इसके बाद वही काम, कणों की संख्या निकालना है ना। एकक सेल में, अतः एकक सेल में कणों की संख्या, इसमें कण कहां कहां पर है, किनारों पर है, तो किनारों पर कितने कण होते हैं, 2 बार यूज कर चुके हैं, 8 कण होते हैं। 8 गुणा 1/8 होगा, क्योंकि किनारों पर स्थित कण की हिस्सेदारी कितनी होती है, 1/8 की, और केंद्र पर कितने कण है, 1, उसकी हिस्सेदारी कितनी होती है, 1 की, तो हो जाएगा 1 धन 1 बराबर कितना, 2। तो कितने कण हैं, 2 कण हैं, कहां पर, किनारों, टोटल अंतः केंद्रित घनीय सेल में किनारों पर 8 का 1/8 और केंद्र में 1, तो 1 गुणा 1, कुल मिलाकर के 2 कण हैं। ठीक है, अब ये हो गया। इसके बाद क्या निकालेंगे, इसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं बेटा, इसके बाद निकालते हैं कण की त्रिज्या व घन की त्रिज्या में संबंध। कण की त्रिज्या व घन की भुजा में संबंध।
इसके लिए हम क्या ले लेते हैं, पहले त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में लिए त्रिभुज ए बी डी। ए बी डी में अगर हम बी डी निकालें, बी डी का वर्ग पाइथागोरस थ्योरम से, कर्ण का वर्ग बराबर क्या होगा, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो बी डी का वर्ग बराबर हो जाएगा क्या, ए डी का वर्ग धन ए बी का वर्ग, मतलब बी डी को लिख सकते हैं वर्गमूल के अंदर ए बी का वर्ग भी ए का वर्ग और ए बी का वर्ग भी ए का वर्ग। तो ये हो जाएगा वर्गमूल 2a, ए वर्ग जुड़ करके 2a वर्ग हो जाएगा और उसको हम लोग ले सकते हैं वर्गमूल 2a, ए वर्ग वर्गमूल से बाहर निकल जाएगा। यहां तक आया समझ में? चीजों को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि हम समझ पाए, तो या थोड़ा स्पेस बना लेते हैं, जगह बना लेते हैं। अभी हम लोग को इन डायग्राम्स की जरूरत है बेटा। अब अगर हम लोग यहां देखें, है ना, तो हमें एक और त्रिभुज दिख रहा होगा बेटा, बी डी ई। कौन सा त्रिभुज दिख रहा है, बी डी ई। एक त्रिभुज दिख रहा है विकर्ण वाला, जिसमें बी ई विकर्ण है। ये है, ये एक विकर्ण है और हमको बी ई विकर्ण को निकालना है, क्योंकि हम लोगों को उसके बारे में पता है कि वहां कर्ण जो है वो एक दूसरे के संपर्क में है ना। तो अब हम ले लेते हैं यहां पर त्रिभुज क्या, बी डी ई में। उसमें कौन सा कोण, ये वाला कोण समकोण होगा, इधर वाला कोण, ऐसे वाला कोण समकोण होगा। तो उसको अगर निकाल रहे हैं हम, तो यहां ले सकते हैं बीई का वर्ग बराबर ए, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो क्या हो जाएगा, डीई का वर्ग धन डीई का वर्ग धन बीडी का वर्ग, ऐसे। तो बीई बराबर यहां से वर्गमूल के अंदर डीई क्या है, ये तो घन की भुजा ही है ना। डीई घन की एक भुजा है, डैश डैश वाली पीछे वाली, वो भी ए है, तो ए का वर्ग हो जाएगा। और बीडी की वैल्यू अभी कितना निकाले, वर्गमूल 2a। बीई की वैल्यू कितना निकाले, वर्गमूल 2a। तो ये वर्गमूल 2a का क्या हो जाएगा, वर्ग। तो ये हो जाएगा वर्गमूल के अंदर a वर्ग प्लस 2a वर्ग, वर्गमूल के अंदर 3a, 3a वर्ग हो जाएगा। तो ये वर्गमूल 3 रह जाएगा, बाहर आ जाएगा a। तो इस तरह से तुम देखोगे बीई की वैल्यू √3a या वर्गमूल 3a आ गया। ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको ध्यान रखना पड़ेगा। इसको ले लेते हैं हम समीकरण क्रमांक 1, है ना। अगर b और e के बीच का देखें, b और e के बीच का देखें, तो ये दूरी कितनी है, इसको देखो। यहां से यहां तक की दूरी, कर्ण की त्रिज्या है, क्या होगी, r। ये फिर r होगी, ये फिर r होगी और ये फिर r होगी, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, चूंकि BE बराबर 4r है। क्लियर है, देख लो एक बार फिर से। BE बराबर r प्लस r प्लस r प्लस r, 4 बार जोड़ेंगे तो 4r है। और BE कितना है, वर्गमूल 3a। तो इसको हम लिख सकते हैं, उसको समीकरण 1 लिया था, इसको समीकरण 2 ले लिया, है ना। और यहां हम लिख सकते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 से। इधर कितना है, वर्गमूल 3a बराबर इधर कितना है, 4r। समझ आया, वर्गमूल 3a बराबर कितना आ गया, 4r। तो a बराबर कितना होगा, 4/वर्गमूल 3r। ठीक, अब ये संबंध आ गया हम लोगों के पास, है ना। इसको ले लिया समीकरण 3। क्या किए, 2 स्टेप कंप्लीट हो चुका। स्टेप नंबर 1 में कणों की संख्या ज्ञात की है
और स्टेप नंबर 2 में हम लोगों ने क्या किया, ए और आर के बीच का रिलेशन निकाला, है ना, ए और आर के बीच का रिलेशन निकाला। बस अब हमको क्या करना है, मान रख देना है, संकुलन दक्षता में है। क्या होता है संकुलन दक्षता? संकुलन दक्षता होती है एकक सेल में कणों की संख्या गुणा एक कण का आयतन बटे एकक सेल का आयतन गुणा 100। ऐसा होता है। एकक सेल में कणों की संख्या कितनी है, कितनी है देख के बताओ कितनी है? 2। एकक सेल में कणों की संख्या ज्ञात किए, एकक सेल में कणों की संख्या कितनी है? 2। तो यहां पर हम 2 लिख लेंगे। कण गोला है तो 4/3 पाई आर क्यूब होगा। वैसे आर हमने कैपिटल माना है तो कैपिटल आर लिख देंगे। एक कक सेल का आयतन घन की भुजा, भुजा की घात 3 हो जाएगा, गुणा क्या हो जाएगा बेटा? 100। ठीक है, 2 गुणा 4/3 पाई आर क्यूब ए और आर रिलेशन देख रहे हैं, 4/√3 आर है, मान रख दो। क्या होगा? 2 इंटू, इसको चलो 8 लिख लेते हैं, 2 इंटू 4 है, उसको 8 लिख लेते हैं, तो ये 8/3 इंटू पाई आर का क्यूब हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं हम 4/√3 आर का क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे हम लिखते हैं संकुलन दक्षता ईटा बराबर 8/3 पाई का मान 3.14 इंटू आर क्यूब अपॉन, क्या था यहां था 4/√3 का क्यूब, 4 का क्यूब 4, चौक 16, चौक 64 हो जाएगा, और वर्गमूल 3 का घात 3 करेंगे तो वर्गमूल 3 गुणा 3 3 होगा, और एक वर्गमूल 3 वहां बच जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे 64/3√3 64/3 वर्गमूल 3 आर की घात 3 गुणा क्या होगा? 100। संकुलन दक्षता में हम वो प्रतिशत होता है तो 100 का गुणा करते हैं। ये स्टेप में मैं 100 का गुणा करना लिखना भूला था। ठीक है बेटा, तो अगले स्टेप में हम लोग अब आगे सॉल्व करते हैं, है ना। इसको लिख सकते हैं ईटा बराबर 8/3 इंटू 3.14 इंटू आर क्यूब को यहीं काट लो, कट गया है। ठीक, ये हो जाएगा 3√3/64 पलट जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा? 100। ठीक, अब देखो यहां पर 3 से 3 तो कट गया, 8 8 64। ठीक, ये आ रहा है ईटा बराबर 3.14 गुणा वर्गमूल 3 होता है 1.732 बटे क्या हो जाएगा? 8 गुणा क्या हो जाएगा? 100। तो बस इसका गुणा भाग करना बाकी है ना। ठीक, इसको हम लोग ऑलमोस्ट सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 100 को 100 ही रहने देते हैं, 8 से भाग दे देते हैं इसको। 8 या 16, सॉरी 8 का मान 16, 8 या 24। ठीक, फिर उसके बाद बच गया कितना? 9, 24। इसको रुको भाग देते हैं, आज मेरा फोकस खराब है इसमें। 24 3 बचा कितना? 6 और 1 7, तो 74, 56, 58, 64, 8 9 72। ठीक है, बचा 2, 8 2 16, बचा 4, 8 5 40।
ऐसा हो रहा है 0.3925। अब ये 0.3925 का गुणा कर देंगे 1.732 में, तो ये हो जाएगा 2 पंचे 10 का शून्य, हाथ मिलाया 1, 2 दूनी 4 और 1 5, दोनों 18 का 8, हाथ मिलाया 1, 3 दूनी 6 और 1 7, फिर कट 3 का 3 पंचे 15 का 5, हाथ मिलाया 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 9 तिया 27 का 7, हाथ मिलाया 2, 3 तिया 9 और 2 11, 7 पंचे 35 का 5, हाथ मिलाया 3, 7 दूनी 14, 15 16 17 का 7, हाथ मिलाया 1, फिर 7 7 49, 7 9 63, 63 और 1 64 का 4, हाथ मिलाया 6, 7 या 21 और 6 27, कट कट कट, फिर ये 5 2 9 और 3 जोड़ेंगे शून्य, 10 का शून्य, हाथ मिलाया 1, ठीक, ये 9 9 और 7 16, 16 और 5 16 और 5 21 का 1, हाथ मिलाया 2, 7 2 9, 9 और 7 16, 16 और 7 22 नहीं 23, 16 और 7 23, 23 और 5 28 का 8, हाथ मिलाया 2, 2 और 1 3, 3 4 7 8 9 और 7 1 8, 8 2 16 और 1 17 का 7, और ये 67 दशमलव, मतलब ये आ रहा है दशमलव कितने पे लगेगा, 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट। तो इसका गुणा करने पर आ रहा है 0.6798 इंटू 100, तो ईटा की वैल्यू आ जाएगी 67.98, मतलब लगभग बराबर होगा 68% के। तो इस तरह से गुणा भाग करके हमको ये पता चल गया कि इसकी दक्षता कितनी होती है, लगभग 68% के आसपास होती है। अब हम लोग को ये क्लियर हो गया बेटा कि दक्षता कितनी कितनी है। ध्यान देना, अगर हम एससीसी में देखें तो दक्षता है 52.33%, मतलब लगभग 52%। अगर हम बीसीसी में देखें तो बीसीसी में दक्षता है लगभग 68%, 67.98, और एफसीसी में देखें तो इसमें दक्षता होती है 74%। तो सबसे अधिक दक्षता एफसीसी में होती है और सबसे कम दक्षता